Hello students, welcome to EduCrux. My name is Ritika and in today's class we are going to study the class 10 chapter Control and Coordination. आज की क्लास में बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा पहले कुछ ब्रीफ पढ़ लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, थोड़ा टॉपिक है प्रोटेक्शन का वो भी पढ़ लेते हैं। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस गिवन है कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं, क्या क्या उनके आंसर्स हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कभी कभी वो क्वेश्चंस एज इट इज उठा ले जाते हैं और एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने वो क्वेश्चंस कवर कर लिए तो ऐसा हो जाता है कि आपने जो पिछला जो टॉपिक पढ़ा है वो सब आपने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम वो करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में बच्चों हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था कि दो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम के न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के तीन पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और तीसरी हमारे पास नर्व एंडिंग, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या करती हैं, एक न्यूरॉन को बनाती हैं। न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में रन करता है। उसके बाद एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में बच्चों इंफॉर्मेशन केमिकल सिग्नल के फॉर्म में चलती है। क्लियर बात इतनी। हम कोई भी एक्शन अगर हम करते हैं जिसमें हमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी कोई चीज़ जिसमें ऐसी कोई मूवमेंट जिसमें हमें एकदम इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, उन एक्शंस को बच्चों हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं और वो रिफ्लेक्स आर्क की मदद से किए जाते हैं। क्लियर। रिफ्लेक्स आर्क की मदद से कैसे किए जाएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचाई जाएगी। वो जो सिग्नल आ रहा है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा, वो पहले स्पाइनल कोड तक जाएगा। स्पाइनल कोड बता देगी कि क्या करना है, वो एक्शन कर लिया और फिर ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये हुआ था और इसको आप मेमोरी में स्टोर कर लो, ठीक है। उसको हम कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्स आर्क। फिर हमने देखा था कि हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था बच्चों, हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं, पीएनएस और सीएनएस। सीएनएस मीन्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The central nervous system and the PNS. PNS means the peripheral nervous system. Central nervous system में बच्चों दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट है उसका ब्रेन और दूसरा पार्ट है बच्चों स्पाइनल कोड। दूसरा पार्ट है इसका स्पाइनल कोड, ठीक है। ये दोनों मिलकर फंक्शन करते हैं। अब प्रोटेक्शन की बात आ जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट्स हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कोड, उनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड जो है हमारी बच्चों, जो हमारे पास स्पाइनल कोड है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पास हमारी बैकबोन से, ठीक है। अब बैकबोन क्या है बच्चों, एकदम लोकल नाम है। बैकबोन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कोलम। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कोलम। क्लियर। और दूसरा क्या था हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, हमारे पास था ब्रेन। ब्रेन को हम प्रोटेक्ट करते हैं स्कल से। स्कल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेनियम। स्कल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्रेनियम। क्लियर। क्रेनियम क्या होता है बच्चों, हमारे पास स्कल एक फ्लूइड का फील्ड होता है जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है अब्जॉर्प्शन में। मान लीजिए अब मेरा सर जो है कहीं से एक्सीडेंट हो गया, कुछ टकरा गया, तो ब्रेन और जो स्कल है उसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वो सारा जो शॉक होता है, एकदम से जो शॉक मिलता है ना बॉडी को कि वो एक्सीडेंट हो गया, कुछ भिड़ गया, तो उस शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कि ब्रेन पे हमारा कम से कम असर हो, लीस्ट असर हो हमारे पास ब्रेन में, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। बात बच्चों इतनी। अब हमने देखा था कि ब्रेन जो है, ब्रेन भी हमने पढ़ा था, ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। ब्रेन के क्या है बच्चों, ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट क्या था ब्रेन का, सबसे पहला पार्ट था ब्रेन का फोर ब्रेन, ठीक है। सबसे पहला पार्ट था ब्रेन का फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है बच्चों, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो किसमें हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है वॉलंटरी एक्शंस में। वॉलंटरी एक्शंस में हमें हेल्प करेगा। किस तरीके वॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि हमारे पास वॉलंटरी एक्शन हो गया हमारा थिंकिंग, और या फिर सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने, परसीव करने में हेल्प करता है हमारे पास हमारा फोर ब्रेन। दूसरा हो गया बच्चों हमारे पास हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का स्पेसिफिकली जो बच्चों मेडुला वाला एरिया होता है वो हेल्प करता है हमें किस चीज़ में,
हमें इनवॉलेंटरी एक्शंस लेने में। इनवॉलेंटरी एक्शंस में हमें हेल्प करेगा, जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन और इसके अलावा ब्रीथिंग। ठीक है, क्लियर। थर्ड बच्चों हमारे पास क्या आता है, थर्ड आता है हमारे पास हिंड ब्रेन। थर्ड क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन होता है बच्चों में, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास था बच्चों मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन हमें हेल्प करता है इनवॉलेंटरी एक्शन लेने में, जैसे कि हमारे पास आ गया हार्ट बीट। ठीक है, इसके हमारे पास आ गया हार्ट बीट। इधर वाला एरिया था हमारे पास मिड ब्रेन का, छोटा सा एरिया प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन का। जो हिंड ब्रेन होता है बच्चों, हिंड ब्रेन में हमारे पास 3 एरिया प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, क्या बनता है हिंड ब्रेन में, हमारे पास हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है 3 एरियाज, कौन कौन से, जिसको हम कहते हैं पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। इसके अलावा अब क्या है बच्चों, जो हमारे जो मेडुला वाला एरिया है, मेडुला वाला एरिया वो हमें करने को क्या करने में हेल्प करता है, इनवॉलेंटरी एक्शंस करने में हेल्प करेगा। इनवॉलेंटरी एक्शन जैसे कौन कौन से, जैसे कि ब्लड प्रेशर वाला, ठीक है, हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है सलाइवेशन वाला, वो सब में हेल्प करता है मेडुला। ठीक है, इसके अलावा बच गया हमारे पास सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है बच्चों वो हमें वॉलंटरी एक्शंस करने में हेल्प करता है। वॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से एक्शन, जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, कि हम चल पा रहे हैं। ठीक है, पिकिंग अप अ पेंसिल, अगर कोई पेंसिल गिर गई है, पिकिंग अ पेंसिल गिर गई, खेलने में, पढ़ने में, प्लेइंग, या फिर हम बोलते हैं रीड करने में जो हेल्प करता है। ठीक है, ये सब में हमारा हेल्प करता है सेरिबेलम। क्लियर बात। ये सारा बच्चों हमारे पास ब्रेन जो है, ब्रेन का फंक्शन है, ब्रेन का रोल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से बच्चों हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन करता है। ठीक है, क्लियर। अब पूछा गया है आपसे कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। जो नर्वस टिश्यू है वो एक्शन जो है वो किस तरीके से कोज करता है। तो अभी तक जो हमने राम कहानी पढ़ी है, इतनी सारी जो रामायण पढ़ ली, और पूछ रहा है कि सीता कौन है ना, वही बात हो गई, इतना सब पढ़ लिया हमने और सवाल पूछता है। चलो पूछ लिया तो जवाब दे देते हैं। अब क्या पूछा गया कि नर्वस टिश्यू जो है बच्चों वो एक्शन किस तरीके से लेता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू वर्क करता है किसके एसोसिएशन में, इट वर्क्स इन द एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है उसके एसोसिएशन में ये काम करेगा। और किस तरीके से काम करेगा बच्चों, हमारी जो नर्व इम्पल्सेस है उनसे सिग्नल लेगा, न्यूरॉन्स में पास ऑन होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा, कोई एक्शन कैसे लेगा, कि हमारे पास क्या हुआ, कोई भी हमारे पास न्यूरॉन्स अटैच थी, न्यूरॉन ने सिग्नल रिसीव किया, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को, दूसरी ने तीसरी से, चौथी, पांचवी, छठी ऐसी कर देती। लास्ट में जो नर्व एंडिंग है वो कहाँ जाके मिलती है बच्चों, लास्ट वाली नर्व एंडिंग हमारे पास जाके मिलती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके मिलती है, जहाँ पे एक नर्व एंडिंग और एक मसल जो वो जुड़ी हुई होती है। उस मसल के पास नर्व एंडिंग के थ्रू ये सिग्नल रिसीव हो जाता है कि ये एक्शन मुझे करना है। एक्शन कुछ भी हो सकता है, बोलना, हाथ उठाना, मुट्ठी बंद करना, चलना, एक्सरसाइज करना, खेलना, भागना, दौड़ना, कुछ खाना खाना, एनीथिंग, व्हाटएवर बी द एक्शन, उस मसल को वो नर्व एंडिंग के थ्रू पता चलता है और वो मसल वो पर्टिकुलर एक्शन जो है वो कर देती है। ठीक है, सो हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शंस। नर्वस टिश्यू डज नॉट वर्क in isolation, it works in the association with the muscular tissue. All the neurons pass on the electrical impulse from one neuron to the next neuron till the neuromuscular junction. At the time of neuromuscular junction, the signal is passed on to the muscle which has to take the action, and that muscle after receiving the signal, after receiving the output, then it takes a particular action. और इसी तरीके से हम जो action है वो हमारा लिया जाता है।
क्लियर बात इतनी? ठीक है। अब बच्चों आपकी एनसीईआरटी में है ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हम क्वेश्चंस आज करने और जो हमने डिसाइड किया था कि आज की क्लास में हम करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन में और चलने में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया आपसे। तो रिफ्लेक्स एक्शन पता है आपको बच्चों क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा एक्शन होगा? ऐसा कोई एक्शन जिसमें हमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें करना है, इमीडिएट उसको हमें रिस्पॉन्ड देना है, ठीक है। लेकिन वॉकिंग में इमीडिएट नहीं देना होता, ठीक है, स्लो होता है, ठीक है। क्या होगा रिफ्लेक्स एक्शन में? क्या होगा बच्चों, कोई भी सिग्नल आया उस सिग्नल का हमें आउटपुट एकदम तुरंत देना, रिस्पॉन्ड तुरंत करना है हमें, ठीक है। कोई कांच हमारे पैर में चुभ गया, हम फट से हमारा पैर जो वो पीछे करते हैं, है ना, तो वो क्या एक रिफ्लेक्स एक्शन है बच्चों कि जिसमें हम एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर? वॉकिंग चलना क्या एक रेदर स्लो प्रोसेस है जिसमें हम पहले सोचते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। एकदम इमीडिएटली हमें एक्शन लेने की, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? यहाँ से जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो बच्चों इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आउटपुट मिलता है वो कौन देता है? आउटपुट हमें देता है स्पाइनल कॉर्ड। आउटपुट की इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट का रिजल्ट कौन देता है? इंफॉर्मेशन हमें देती है स्पाइनल कॉर्ड। वॉकिंग में कौन देगा बच्चों? वॉकिंग में हमें देगा ब्रेन। वॉकिंग में हमें देगा ब्रेन। क्लियर बात इतनी? रिफ्लेक्स आर्क की रिक्वायरमेंट होती है, रिफ्लेक्स आर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है, इसमें ब्रेन वॉकिंग करने में इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जो है बच्चों बहुत बारी हमारे पास वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, नॉट, it is not well coordinated, it is not well coordinated, and on the other hand walking is very well coordinated, walking is very well coordinated movement। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो रिफ्लेक्स एक्शंस में और वॉकिंग में। वॉकिंग जनरल एक्शन है बच्चों, जो नॉर्मल तरीका है, एक नॉर्मल मूवमेंट हमारी। रिफ्लेक्स एक्शन एक नॉर्मल में नहीं आता, एकदम स्पेसिफिक में आ जाता है जब हमें किसी चीज का इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो करना पड़ जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि कहता है हमारा व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स प्रेजेंट होता है वहां पे क्या होता है? क्या होता है वहां पे? ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों? वहां पे सिग्नल चेंज होता है। हमारा जो न्यूरॉन थी, ये पहली न्यूरॉन, दो न्यूरॉन का है ना, ये हमारे पास आ गई दूसरी न्यूरॉन, ये थी हमारे पास पहली न्यूरॉन, बीच में प्रेजेंट है बच्चों हमारे पास साइनेप्स, बीच में प्रेजेंट है हमारे पास साइनेप्स। सिग्नल किस तरीके से आ रहा था बच्चों? यहाँ पे न्यूरॉन में सिग्नल आता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यही हमारे पास इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये गया साइनेप्स में। साइनेप्स में किस तरीके का सिग्नल हुआ? ये चेंज हुआ, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, केमिकल सिग्नल आगे की तरफ मूव ऑन हुआ, मूव ऑन हुआ, मूव ऑन हुआ, अगले न्यूरॉन तक करा और अगले न्यूरॉन ने किस में चेंज किया? चेंज किया इलेक्ट्रिक इंपल्स में वापस। क्लियर बात? ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स थी, साइनेप्स में गया, साइनेप्स में वो सिग्नल चेंज होता है केमिकल सिग्नल में, वो केमिकल सिग्नल अगले न्यूरॉन तक गया, अगले न्यूरॉन में वो चेंज हो गया वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सो पूछा जाए व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स? एट द साइनेप्स the electrical signal or the electrical impulse or the nerve impulse of the first neuron is converted into a chemical signal which is then transferred to the dendrite of the cell body of the next neuron where it is then further converted into the electrical impulse। क्लियर बात इतनी? ठीक है, यहाँ पे सिग्नल कहाँ से आया बच्चों? तीन पार्ट थे ना हमारे पास एक्सोन के, ये कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे हमारे पास? न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हमारा इन्वॉल्व हो रहा है नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग से वो सिग्नल आगे की तरफ गया। अब यहाँ पे कौन रिसीव करेगा? रिसीव कौन करता है बच्चों? डेंड्राइट, ठीक है, कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट इज अ पार्ट ऑफ सेल बॉडी। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि साइनेप्स में जो सिग्नल है, सिग्नल कन्वर्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल चेंज हुआ किसमें? केमिकल सिग्नल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन
ब्रेन का कौन सा पार्ट मेंटेन द पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? हमारी बॉडी का जो पोस्चर है और जो इक्विलिब्रियम है वो कौन मेंटेन करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये मेंटेन करता है कि हमारी बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा? ठीक है, तो 3 पार्ट है बच्चों हमारे पास ब्रेन के, जो हमने देखे थे बच्चों। हमारे पास जो ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, और उसके अलावा क्या था बच्चों हमारे पास थर्ड था, हमारे पास मिड ब्रेन। हमारे पास था मिड ब्रेन। पोस्चर जो मेंटेन करता है और इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करता है वो बच्चों आता है हमारे पास हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन हमारा क्या करता है? हमारा पोस्चर और इक्विलिब्रियम जो है ब्रेन का वो मेंटेन करता है। किस तरीके से मेंटेन करेगा? इनका फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि 3 पार्ट्स का फंक्शंस क्या है। हिंड ब्रेन जो है बच्चों उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स आते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, स्पेसिफिकली क्या है बच्चों? सेरिबेलम वो पार्ट है। सेरिबेलम वो पार्ट है जो कि क्या करता है, जो कि क्या करेगा? मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। कौन सा पार्ट करता है स्पेसिफिकली? आपने अगर बता दें कि हिंड ब्रेन करता है, और हिंड ब्रेन में भी कौन सा करता है? हिंड ब्रेन में भी हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट जो है वो मेंटेन करता है पोस्चर और इक्विलिब्रियम को। सेरिबेलम हमारा काम करता है बच्चों वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि चलना, भागना, दौड़ना, खाना खाना। पेन है, इस पेन को उठाना, पेन गिर गया, गिर के उठाना, है ना। हमको कहते हैं कि सीधी लाइन में चलना, तो सीधी लाइन में चलना। वो सारे एक्शंस जो हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो मैं कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। Therefore cerebellum is that specific part of the brain which is responsible for maintaining the posture and the equilibrium of the body. Clear? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, यानी कि इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक। बच्चों नहीं पता तो देख लेना। ठीक है, अब पूछा गया कि अगरबत्ती की स्मेल, अगरबत्ती की जो खुशबू आती है वो हमें कैसे पता चलती है? हम कैसे सेंस कर लेते हैं कि अगरबत्ती जो है वो जल रही है? हम किस तरीके से उसको सेंस करते हैं? किस तरीके से सेंस करते हैं बच्चों? हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बच्चों ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, क्या लिख दिया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स? हमारे पास बच्चों 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। पांचों के 5 सेंस ऑर्गन्स में क्या होते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिसेप्टर्स हमें हेल्प करते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में, हमें हेल्प करते हैं हमारे रिसेप्टर्स। ठीक है, अब जो स्मेल वाले रिसेप्टर अलग होंगे, टेस्ट के रिसेप्टर अलग होंगे, स्किन के रिसेप्टर अलग होंगे, आंखों वाले जो देखने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम देखते हैं, विजन लेते हैं हमारा, वो रिसेप्टर अलग हैं, हियरिंग वाले रिसेप्टर अलग हैं। हर एक सेंस ऑर्गन के अपने अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। एवरी सेंस ऑर्गन हैज देयर ओन सेट ऑफ रिसेप्टर्स। क्लियर? every sense organ has their own receptors। ठीक है, उनके खुद के रिसेप्टर्स है। अब जो स्मेल वाले हैं, स्मेल वाले कहाँ होंगे बच्चों? नोज के अंदर होंगे। जो कहाँ होंगे? हमारे पास नोज में होंगे। ठीक है, और उन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। नोज वाले रिसेप्टर्स को स्पेसिफिकली नाम दिया गया है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमें हेल्प करेंगे स्मेल करने में कि हमें कोई चीज स्मेल आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्मेल। रिस्पॉन्सिबल कोई भी स्मेल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल स्मेल। यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछ लिया अगरबत्ती, कुछ भी कोई भी स्मेल हो, अच्छी खराब कुछ भी हो स्मेल, ठीक है, कोई किसी भी टाइप के हमारे पास फ्रेगनेंस हो, किसी भी टाइप की स्मेल हो, उस स्मेल को रिसीव करेंगे हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन।
जब हम कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, डिफरेंस देखा था ना, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस था। तो वहां पे हमने देखा स्पाइनल कोड देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से कौन सा इन्वॉल्व है, यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व था हमारे पास स्पाइनल कोड, और वॉकिंग में हमारे पास इन्वॉल्व था ब्रेन। तो पूछा है कि जब स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कोड बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ब्रेन की क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रेन क्या करता है। ठीक है, तो ब्रेन बच्चों हमारा मेमोरी के लिए ब्रेन का जो है वो काम होता है, मेमोरी का रोल होता है। क्या रोल होगा, मान लीजिए कोई सिग्नल आया, वो इनपुट कहाँ गया, स्पाइनल कोड ने दिया, स्पाइनल कोड तक वो सिग्नल गया और क्या हो गया, आउटपुट दे दिया। ठीक है, इनपुट लेके अब ये कहाँ गए, सारी चीजें कहाँ गई बच्चों, ये फिर कहाँ गया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गई ब्रेन तक। किसके लिए गई, हमारे पास मेमोरी के लिए गई कि फॉर द नेक्स्ट टाइम टू अवॉइड सच रिफ्लेक्स एक्शंस नेक्स्ट टाइम, अगली बार ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को अवॉइड कर पाए, उसके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ताकि ब्रेन क्या कर ले, सो दैट द ब्रेन कैन स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी अपनी याद की फॉर्म में उसको स्टोर कर ले, ताकि अगली बार इस तरह का कोई रिफ्लेक्स एक्शन अवॉइड किया जा सके, कि अगली बार ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन हो ही ना। अगली बार कहीं पर अगर आग जल रही है तो मैं वहां जाके अपना हाथ नहीं रखूंगी, ये मुझे पहले से पता होगा कि मैंने एक बार हाथ रख के देख लिया, एक बार हाथ रख के देखा, हाथ जला, पेन हुआ, नहीं रखना। ठीक है, अगली बार वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, ब्रेन में स्टोर हो गई मेमोरी के फॉर्म में, तो अगली बार इस तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो क्या पूछा गया आपसे, स्पेसिफिकली पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन हेल्प्स अस टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन दैट वाज हैपेंड in the form of memory, so that such reflex actions can be avoided in the near future or in the next times। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से आप फ्लो चार्ट जो वो बना सकते हो, दिखा सकते हो। ब्रेन जो है वो मेमोरी के लिए जाता है, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन। क्लियर, तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस बच्चों। आई होप आपको समझ आया हो कि जो एनिमल्स हैं, स्पेसिफिकली हम ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो चलता है। आने वाली क्लास में बच्चों हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कि प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हमारा चलेगा। आपको कोई भी डाउट आता है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टडिंग विद मी। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।